यदि आप यूपी के रिजल्ट को देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के, तो फिर आपको पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के रिजल्ट को भी देख लेना चाहिए, जहां पर 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। 2027 में यूपी की गद्दी से योगी आदित्यनाथ को बेदखल कर देना है और 2029 में पूरे देश से बीजेपी का सफाया कर देना है। तो जो राहुल गांधी की ये रणनीति है कि गुजरात को फतेह कर ले जाएंगे, यूपी की तरह गुजरात को फतेह करना इतना आसान नहीं। यदि हम कांग्रेस की गुजरात फतेह करने वाली रणनीति को समझना चाहें तो उससे पहले हमें 2014 के लोकसभा चुनाव की केस स्टडी करनी होगी। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस प्रकार से यूपी में बीजेपी 63 से घटकर 33 पर आ गई, तो क्या गुजरात में भी इसी प्रकार से बीजेपी सिमट सकती है या फिर गुजरात में भी बीजेपी का पूरा सफाया हो सकता है? गुजरात में बीजेपी के सफाये को लेकर के इस वक्त इंडिया अलायंस में पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, जिस रणनीति के मुखिया खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं। यदि आप आजकल राहुल गांधी के भाषणों को सुनेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी राज्य का जिक्र आता है चुनावी समर के लिए तो वो गुजरात का आता है, क्योंकि अयोध्या जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटने के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी अति उत्साह में नजर आ रहे हैं और यही अति उत्साह का नतीजा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लगता है कि अब हम अयोध्या और यूपी को जीतने के बाद गुजरात में भी अपना किला फतेह कर सकते हैं और जो अवैध किला बीजेपी ने कई वर्षों से गुजरात में अपना बना करके रखा है वो किला अब की बार बीजेपी का ढह जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में गुजरात नामी किला बीजेपी के हाथ से चला जाएगा? इसी पर हम अपना विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप राहुल गांधी के कल के भाषण को सुनेंगे तो उसमें स्पष्ट संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी की अयोध्या की तरह ही हम बीजेपी का गुजरात से भी सफाया कर देंगे। पहले आप राहुल गांधी के इस वक्तव्य को सुनिए। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। इस अति उत्साह को देखने से यही लगता है कि राहुल गांधी का यह अति उत्साह कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस की सीटें इस बार बढ़कर के 99 हुई और सांसदों की संख्या खासकर यूपी में 6 हो गई, इससे ये लगता है इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर ही देना है। लेकिन उससे पहले ये अति उत्साह कहीं कांग्रेस पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इस पर खासकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस हार के बाद यूपी में 63 से 33 पर सिमटने के बाद एक संसदीय क्षेत्रों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, इससे यही लगता है कि बीजेपी अपने कमबैक के फॉर्म में काफी तेजी से आने वाली है। चूंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पूरे देश का सबसे मुख्य सूबा है उत्तर प्रदेश, लोकसभा सीटों की दृष्टि से सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें यूपी से ही आती हैं। यदि हम कांग्रेस की गुजरात फतेह करने वाली रणनीति को समझना चाहें तो उससे पहले हमें 2014 के लोकसभा चुनाव की केस स्टडी करनी होगी, जब 2012 और 13 के दौरान प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी का नाम ऐलान किया गया था। उसी के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पूरी रणनीति तय कर ली थी कि 2014 का लोकसभा चुनाव हमें कैसे साधना है। 2014 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 केंद्र बिंदु बनाए थे। पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश। सीटों के नजरिए से मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश बहुत अहम राज्य है, इसीलिए उत्तर प्रदेश बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और गुजरात में 26 सीटें थी और गुजरात और यूपी को केंद्र बिंदु बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के बड़ौदा सीट के साथ ही वो 2014 के लोकसभा चुनाव में बनारस से ही स्वयं चुनाव लड़ गए। और बनारस से चुनाव लड़ने का एक अहम कारण ये भी था कि पूर्वांचल में आता है बनारस लोकसभा क्षेत्र और पूर्वांचल में आने के कारण से इसका प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी के लड़ने का प्रभाव बिहार में भी देखने को मिल सकता है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी बनारस के चुनावी समर में कूद गए थे। चूंकि फतेह भी मिली 2014 का जब रिजल्ट आया तो
बड़ौदा की भी सीट प्रधानमंत्री मोदी ने जीती और बनारस की भी जीते। अंततः उन्होंने बड़ौदा की सीट को छोड़ दिया और बनारस से ही वो अब तक सांसद बने रहे। केंद्र बिंदु सिर्फ 2 राज्यों को साधने के लिए नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी राज्यों को भी साधने के लिए बनाया गया था। 2014 के लोकसभा नतीजों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में टोटल बीजेपी ने 73 जीती थी, उसमें से सिर्फ 2 अपना दल की सीटें थी, बाकी बीजेपी के नाम 71 सीटें थी। अब हम वही दूसरे केंद्र बिंदु जो सबसे अहम केंद्र बिंदु था उसकी बात कर लें तो 26 सीटों में बीजेपी को 26 सीटें गुजरात में जीत के रूप में मिली थी। उस वक्त 2013 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की कमान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के हाथों में सौंप दी थी और अपने हाथों में गुजरात का कमान रखा था। तो इन दोनों सीटों ने भारी भरकम सीट बीजेपी के पाले में डाल दिया और टोटल सीटों की संख्या हो चुकी थी 2014 में केवल इन 2 राज्यों से 99। यदि हम पड़ोसी राज्यों की बात करें जो केंद्र बिंदु बनाए गए थे, जिसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर देखने को मिलता, इसी उम्मीद से केंद्र बिंदु बनाए गए थे। यदि हम बात कर लें 2014 के रिजल्ट की महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2014 में बीजेपी के पाले में 41 सीटें आई थी और राजस्थान की 90% सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। यदि हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में इसके अच्छे खासे प्रभाव देखने को मिले थे। तो जो राहुल गांधी की ये रणनीति है कि गुजरात को फतेह कर ले जाएंगे, यूपी की तरह गुजरात को फतेह करना इतना आसान नहीं। यदि वो यूपी को बेस बना करके चल रहे हैं कि हम यूपी में हमारा खाता खुला और हमने अच्छा प्रदर्शन किया, इससे हम गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अज्ञानता होगी। क्योंकि यदि आप यूपी के रिजल्ट को देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के, तो फिर आपको पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के रिजल्ट को भी देख लेना चाहिए, जहां पर 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं केवल यूपी को ही केंद्र बिंदु मान करके कि पूरे देश की जनता हमारे ही पक्ष में वोट करेगी। लेकिन यदि बीजेपी की गुजरात में वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो पूर्व की अपेक्षा बीजेपी की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। 2014 के बाद जब विधानसभा चुनाव गुजरात में हुआ तो बीजेपी पहली बार 2 डिजिट में आई। यदि हम 2019 के बाद विधानसभा की बात कर लें गुजरात में, तो वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन यह प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकता था यदि आम आदमी पार्टी वहां पर वोट काटने के लिए चुनाव न लड़ती। तो इन 2 विधानसभाओं के नतीजों को यदि देखा जाए तो बीजेपी को कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से गुजरात में भी नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है। चूंकि अब यूपी में इतनी सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका निशाना अब केवल और केवल 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। चूंकि इंडी अलायंस पूरी तरीके से इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है कि 2027 में यूपी की गद्दी से योगी आदित्यनाथ को बेदखल कर देना है और 2029 में पूरे देश से बीजेपी का सफाया कर देना है। और खासकर जिस प्रकार से अब की बार यूपी इंडी अलायंस का केंद्र बिंदु था, तो उसी प्रकार से आने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा 2029 के चुनाव में इंडी अलायंस का केंद्र बिंदु गुजरात ही होने वाला है। लेकिन क्या गुजरात में उत्तर प्रदेश के जैसा प्रदर्शन संभव है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर के तब तक रह जाएगा जब तक वास्तविक परिणाम गुजरात के विधानसभा चुनाव के नहीं आ जाते हैं। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।